फायदा उठाना है। मैं अब्दुल वाहिद साहब, मैं चूंकि ये तमाम बातें हो रही हैं, अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर की जो पोजीशन है, जो फैसले आए वो ले लीजिए। आज और बड़ी बातें हो रही थी इजराइल के अंदर की जो सूरत हाल है, भाई कोई ऐसा मैं समझता हूँ दुनिया में प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जिसे 70 बार अदालत में हाजिर होना पड़ा हो, पेश होना पड़ा हो अपने मामले में। मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन उसे अमेरिका को दिख नहीं रहा है, उसमें ईमानदारी दिख रही, बल्कि कहते हैं कि साहब इसे माफ कर दो। मतलब बुनियाद क्या है कि माफ कर दें? तो ये जो अंदरूनी मामला, इसको कैसे आप देखते हैं? अमेरिका के अंदर कभी हमें जायजा रोज लेना पड़ेगा कि वहां जो सूरत हाल है। अब्दुल वाहिद साहब, बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात सही है, बिल्कुल सूरत हाल यही है। मैंने इसीलिए बोला कि ये लोग जब इलेक्शन जीत करके आते हैं तो पब्लिक से वादे कुछ करते हैं, लेकिन ये इंतहाई झूठे लोग हैं। अब आप बताइए, और नेतन्याहू जिस वक्त आया था। याद आ गया जी इसमें जो आपने बात कही थी। मैं उस वक्त चाहता था, क्योंकि जब रिजल्ट आ रहा था तो मैं भी चैनल पे बैठा था। जो जहां 2020 में ट्रंप आ रहे थे, स्विंग स्टेट थे, जहाँ पे 2.2% जो है वो मुस्लिम जहाँ पे जी डोमिनेट जी जी करते हैं। और जी जी वही जी बिल्कुल। वही 8 स्टेट जो स्विंग स्टेट थे, उसी से ट्रंप आ रहे थे। तो इन्हें जो है वो बताया गया कि अगर तुम ये मिडिल ईस्ट में जंग को खत्म करने की बात करोगे तो ये सारा ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेट्स होने के बावजूद लोग जो है वो मौजूदा प्रेसिडेंट से नाराज थे, मौजूदा सरकार थे, मुसलमान नाराज थे। तो अब ये क्या कर रहे हैं? और उसका फायदा उठाया। इसीलिए आप देखिए कि रिपब्लिकन होने के बावजूद लोग जानते थे, पहला रजीम देख चुके थे कि ये फासिज्म की तरफ, लेकिन इसके बावजूद जब वादे शुरू हुए तो लोग झांसे में आ गए। लेकिन हालात फिर बदल गया। क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क में हमने देखा कि जिस तरह से वहां पे वो जीतते हैं, क्या नाम है उनका, महमूद ममदानी। महमूद ममदानी। हाँ, ममदानी जो जीतते हैं, तो उन्होंने परसेप्शन फिर बदल दिया पूरे अमेरिका का। तो ये चीज तो है। तो इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं, क्योंकि मिड टर्म चुनाव होगा और डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मेरी कुर्सी भी जा सकती है, मेरा तख्ता पलट भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी हम गुफ्तगू करें तो मिडिल ईस्ट तक अपने आप को महदूद न करें, क्योंकि अब वॉर जो है वो अमेरिका के अंदर दाखिल होने के दहाने पे है। अब्दुल वाहिद साहब, नहीं, आपकी बात सही है बिल्कुल, अमेरिका के अंदर होने के दहाने पर नहीं है, बल्कि मैं तो इससे और आगे जाऊंगा, अमेरिका के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब आप देखिए कि जिस वक्त ये मादुरो को पकड़ के लाए हैं ये, उस दौरान आप देखिए हजारों की तादाद में, इवन न्यूयॉर्क के अंदर बहुत सारे शहरों में अवाम सड़क पर थे, सरापा एहतजाज थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये गलत नजीर कायम की है दुनिया के सामने। फिर तो ये होगा कि भाई जिसको जैसे मौका मिलेगा, जिसको जैसे आएगा, तो फिर माइट इज ऑलवेज, अगर माइट इज राइट है तो फिर यूनाइटेड नेशन और ये दीगर बहुत बड़े बड़े इदारे, सिविल लिबर्टीज, ह्यूमन राइट्स, इनका औचित्य क्या है, इनका रिलेवेंस क्या है? तो आपकी बात बिल्कुल सही है मुमताज भाई, सूरत हाल यही है। इन्होंने, मैं यही बार बार बोलता हूं कि वेस्ट के पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अलावा कुछ भी दुनिया को देने के लिए नहीं था। कल मैंने इसीलिए साफ साफ बोला था आपके उस पर कि इन्होंने बहुत सारी चीजें जो ये ह्यूमन राइट्स वगैरह लाते हैं, ये दुनिया को, आवाम को अपने चीट करते हैं। ये जो है लोग यही हैं। खुद आप देखिए नेतन्याहू किस लिए आया था वहां पे? इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी इसराइल के अंदर, गवर्नमेंट आ रही थी, 6-6 महीने में जा रही थी। इसने वादा किया था कि मैं जब आऊंगा, भले ही कोलिशन गवर्नमेंट हो, मैं स्टेबिलिटी लाऊंगा। स्टेबिलिटी के बजाय क्या लाया? ये खुरेजी लाया है, जंग लाया है। इस वक्त ये एक डिक्लेयर्ड वार क्रिमिनल है। किसी आदमी ने डिक्लेयर नहीं किया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने डिक्लेयर किया है वार क्रिमिनल। ये कहीं पे अमेरिका के अलावा विजिट क्यों नहीं हो रही है नेतन्याहू की? क्योंकि अरेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हैं। बहुत सारे देश हैं जो लोग बुलाना चाहते हैं नेतन्याहू को, नेतन्याहू क्यों नहीं जाता है? क्योंकि फिर उन सारे देशों पर भी वो भी रडार में आएंगे, स्कैनर पे आएंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स के चार्टर पर साइन करने वाले देशों में वो भी अग्रणी रहे हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा देश का, सब लोग जानते हैं, समझदार लोग हैं हमारे व्यूअर्स भी और पैनलिस्ट भी। तो दूसरा ये है कि भाई इसीलिए जो है, तो जो इसराइल वाले को अपने यहां बुला नहीं पा रहा है तो बोल रहा है साहब मैं आता हूं आपके पास, ठीक है आप जाइए। लेकिन सवाल वही है कि भाई सूरत हाल में तब्दीली कहां आएगी?
आखिरकार उन सारे ममालिक को जो लोग इसराइल को भी चाहते हैं, उन चाहने वालों को भी तो इसराइल के खिलाफ यूएन के अंदर प्रस्ताव में वोट देना पड़ा इसराइल के अगेंस्ट। जब वोटिंग हुई कि भाई वेस्ट बैंक का क्या एनेक्सेशन इसराइल करेगा, राइट है उसको, तो उसके खिलाफ वोट देने वालों में वो कंट्रीज भी शामिल थे, भले ही बाद में शामिल हुए। क्यों हुए शामिल? क्योंकि उनको पता है कि उनका एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी मैक्सिमम कहाँ है। उनके पास जो भी चीजें आ रही हैं, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू वगैरह, जो कुछ आ रहा है, एक्सपेट्रिएट जो भी, सॉरी, रेमिटेंसेस वगैरह जो भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो सवाल यह है कि भाई, तो ये पूरे के पूरे चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो हकीकत से नजर कब तक चुराई जाएगी? और दूसरी बात ये कि जो बात आपने कही मुमताज साहब, कि अगर ईरान कोलैप्स होता है तो क्या होगा, हमारे पैनलिस्ट की भी बातें आई। मेरा ये मानना है कि जब भी जो है कोई एक आदमी या एक शक्ति कोलैप्स होती है तो फिर क्या होता है? फिर गुंडा जो है अपना गुंडा टैक्स और बढ़ा देता है। आपको याद है सादिक से पहले जब ये पहलवी गवर्नमेंट थी, पहलवी के बाद बीच में सादिक को लाया अमेरिका, सादिक के बाद ये दोबारा ले आए पहलवी को। जब ये इस्लामी इनकलाब ईरान में आया है, उसका बेसिक रीजन पता है आपको? उसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो भी ऑयल ईरान का प्रोड्यूस होता था, उसका सारे का सारा जितनी आमदनी थी 80% अमेरिका ले जाता था। भाई अमेरिका कौन है? मान लीजिए कि मैं हूं भारत का, तो हमारी एसेट्स, हमारी जो भी हैं, वो भारत की हैं। सबसे पहले हम अपना 80% अमेरिका को क्यों दें? तो ऐसे ही ईरान की आवाम भी इस बात से नाराज थी कि पेट्रोल जो है वो ईरान की है मिल्कियत। ये बादशाह कौन है ईरान से मुआहदा करने वाला कि जितनी इनकम हो रही है उसका 80% सिर्फ यूएस ले जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनके अंदर बोला गया है कि 82% तक लेके के गया अमेरिका। तो आप देखिए कि अगर ईरान कोलैप्स होता है तो क्या वो सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर्स या वन बिलियन डॉलर पे वो मानेगा? ये जितने गल्फ कंट्रीज हैं, एक्सटॉर्शन मनी और अमेरिका ज्यादा बढ़ा देगा। और कितने गुना बढ़ाएगा ये मुझे यहां कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो ये जो है, तो दान दक्षिणा जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये सब होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये फेवरेबल होने जा रहा है ईरान का कोलैप्स। और ईरान तैयार है। देखिए ईरान, जो मैं बार बार कहता हूं, बहुत वाज़ेह पॉलिसी है ईरान की, शुरू से लेके आज तक। और ईरान ने हमेशा स्पेस दिया है। जैसे मैंने बताया था कि जैसे मोहम्मद खातमी साहब हैं, उनका एक ग्रुप है ईरान में, इस्लाह पसंद लोग हैं, जुड़े हुए हैं उनके साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं। इवन जो मौजूदा सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान साहब, ये खुद मोहम्मद खातमी के ट्रेंड किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे लोग वो हैं। तो ईरान की जो एक पूरी दुनिया के अंदर, जो मैंने बताई आपको बात, कि एक गोदी मीडिया है जो हमेशा शबीह खराब करता है। अब आप देखिए कि पूरा ऐसा दिखाते हैं डेमोनाइज करके कि भाई साहब ईरान में अगर इस्लामी इनकलाब आ गया तो औरतों को इतना मारेंगे, 10 कोड़े मारेंगे, 10 कोड़े सुबह, 10 कोड़े शाम, 10 कोड़े दोपहर, आधा गिलास पानी मिलेगा पीने को, बिल्कुल बांध करके रखा जाएगा, कोई नहीं दिखेगा। ये सारी की सारी गलत इंफॉर्मेशन पता नहीं कहां से आती है, लोगों को कैसे मिलती हैं कि भाई ये है, इस्लाम आ जाएगा तो फला हो जाएगा। भाई आप बताइए, हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल्स हैं, चलाते हैं क्या, सन की तानाशाह, नॉर्थ कोरिया के, उसको किम जोंग उन को, क्या उसने कहीं पे एटम बम फोड़ा, किसी कंट्री पे अटैक किया, कत्लेआम मचाया, दूसरे के यहाँ गया? जापान के अंदर लाखों लोगों को मारा किसने? अमेरिका ने। सबसे ज्यादा तबाही पूरे दुनिया में अंदर 90s से लेके आज तक कौन मचा रहा है? अमेरिका। लेकिन वो सन की तानाशाह नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। मोनिका लेविंस्की वाले केस में फंसता है बिल क्लिंटन, वो वर्ल्ड चैंपियन पीस के, ये बड़े बड़े, ये मसीहा, ये फला, ये उसने अपने मुआशिके का सदका उतारा कैसे? सोमालिया पर अटैक किया, मिसाइल दाग दिए, सूडान पर मिसाइल दागे। तो ये सारे लोग भी कब तक चलेगा ऐसा? क्या सारे मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ जो है सॉफ्ट टारगेट बने रहेंगे कि जिसको जब जब मौका मिलेगा, जिसकी गोड जहां कहीं फंसेगी, सोचेगा भाई अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए फलां पे अटैक, उसके लिए फलां पे अटैक। बिल इवन क्लिंटन के बाद भी ओबामा को तो मैं वार मॉन्गर मानता हूं। इस पूरे 25-30 साल में सबसे वर्स्ट एवर प्रेसिडेंट जिसने पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा गैर मुस्तहकम किया है, तो वो नोबेल पीस प्राइज विनर ओबामा है। लीबिया बर्बाद ओबामा ने किया, सीरिया के अंदर खुरेजी ओबामा की देन है, मिस्र के अंदर डेमोक्रेसी का कत्ल ओबामा की देन है, सोमालिया के अंदर इंसर्जेंसी ओबामा की देन है, सोमाली लैंड के अंदर आज जो कुछ इसराइल कर रहा है ओबामा की देन है। तो पूरे का पूरा उस रीजन के अंदर पूरा जो क्यास पैदा किया है, ये बराक ओबामा ने किया है, जो अपने नाम में लगाता क्या है? बराक हुसैन ओबामा। तो ये सारे के सारे वो हैं जो इंसानियत के नाम पर बददुआ दाग हैं। आई एम सॉरी टू से, पूरा का पूरा नोबेल प्राइज जो है उसका दोबारा होना चाहिए इसका, कि भाई इस तरह के लोग डिजर्व करते हैं या नहीं। तो ये लोग वो हैं। तो
इसी तरह से ईरान क्या है इस वक्त कि इनको लगा कि ईरान के साथ ये पैचअप कर लेंगे कि भाई ठीक है, हम थोड़ा सा बहुत ही माइल्ड होगा अटैक, उसके बाद तुम भी जो है दो चार हमारे टारगेट मार लेना। ईरान डट गया कि अटैक माइल्ड हो या स्ट्रांग हो, रिस्पॉन्स पूरा फुल फ्लेज जाएगा। इसकी वजह से ये आ रहे हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलता है ये कि दे आर वेरी टफ गाय, दे आर टॉकिंग इन अ टफ मैनर, दे आर पुटिंग वेरी टफ। तो भाई टफ इसलिए कर रहे हैं, सारे अपने पॉइंट्स वगैरह बहुत ही टफेस्ट वे में ईरान इसलिए रख रहा है क्योंकि ईरान को पता है कि सर्वाइवल कैसे होता है। ईरान को मालूम है। अब आप देखिए कि आयतुल्ला अली खामनेई साहब ने अभी पिछले महीने मैंने सुना था, खुतबा था एक उनका, उसमें उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का जिक्र किया है। अंग्रेजों ने कितने मजालिम भारत में किए और किस तरह से आजादी हासिल की। तो क्या उनको मालूम नहीं होगा कि टीपू सुल्तान का वो जो मशहूर कौल था कि शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, मौलवी इस्माइल बेरठी का है शेर। जो लोग उर्दू पढ़ते हैं पूरे भारत में कहीं भी, तो वो सबसे पहले मौलवी इस्माइल बेरठी की किताबी पढ़ते हैं उर्दू की सीखने के लिए। तो आप बताइए कि उन्हीं का है शेर कि मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर वो तोके गुलामी के हलवे से बेहतर। तो आप देखिए कि ये है सूरत हाल। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जितने के जितने एक्सरसाइजेज हैं इस वक्त, ईरान एक मेजर डिटरेंस है। और अगर ये किला ढहता है तो सिर्फ ईरान कोलैप्स नहीं होगा, ये बात याद रखें और आपके व्यूवर्स को भी याद होगा। ये लोग जाएं और देखें, ओबामा के जमाने में $10 मिलियन से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बीएलए है, अल्बानिया के अंदर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑफिस खुलवाया था या नहीं? ओबामा ने $10 मिलियन दिए थे या नहीं? बताइए आप। ये पूरे का पूरा गूगल पर सारे के सारे लोग जाएं, सर्च करें कि ये जो है, तो ये पूरे का पूरा 800 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान से ईरान शेयर करता है। इमरान खान के दौर में एक ट्रीटी साइन हुई थी कि एक वहां पे एक बायलेटरल यानी एक ज्वाइंट जो है मिलिट्री का पहरा होगा और उसके अंदर ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, जो भी होगा, या फिर पेट्रोलिंग ज्वाइंट होगी। इमरान खान के जाने के बाद उस माहदे का क्या हुआ, वो तो वो जो है उसके बाद ये जो कियास है, और क्या ये कियास भारत तक नहीं आएगा? तो मैं ईरान के कोलैप्स को पूरे एशिया के लिए खतरा मानता हूं। अगर इंसर्जेंसी उधर से बढ़ेगी, पाकिस्तान कमजोर होगा, तो वो सारी की सारी इंसर्जेंसी इंडिया में भी डाइवर्ट होगी, बढ़ेगी यहां पे। तो यही तशवीश भारत को है। इसीलिए भारत जो है ईरान के साथ खड़ा रहता है बहुत सारे मौकों पर, सैंक्शंस के बावजूद। और मनमोहन सिंह के भी दौर में वो गए, बाकायदा मिले। तो ये सारी की सारी चीजें ये हैं कि ये है कि जितने बाशऊर लोग हैं, जितने जो है, तो उनको जो है इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये मौका है कि अमेरिका के खिलाफ एक एशिया के ममालिक महाज बनाएं और बोलें कि आपका इंटरफेरेंस यहां नहीं चलेगा, आप पूरे रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तशहीर की जरूरत है। जी नहीं नहीं, बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरत आपने तज्जिया और बहुत ही क्लियर कट बताया है। और जो हम चाहते थे चीजें जो है बहुत सारी और बहुत वाज़ेह हो गई हैं, मैं समझता हूँ गुफ्तगू के बाद। और यही हम चाहते हैं कि बहुत क्लियर कट बातें हों, बहुत वाज़ेह अंदाज में, और वो आपने की है। मैं आखिर में अभी मैं एक खबर देख रहा था, मैं फिर स्क्रीन पर ले आऊं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आलमी ये हमास की तरफ से बयान आया है। आलमी सिक्योरिटी अक़दाम ने अमेरिका और इज़राइल को मुश्किल में डाल दिया है। ये जो बात सामने आई है, अब आप देखिए कि एक हमास जिसके लोग पीछे पड़े हुए हैं, आज भी उसको तस्ख़ीर नहीं कर पाए। और यहाँ पे देखिए फ़िलिस्तीन की इस्लामी मज़ामती तहरीक हमास के एक रहनुमा ने ऐलान किया है कि बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोरम की तश्कील और इससे मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात ने अमरीकी हुकूमत और गासिब सह्यूनी हुकूमत को तात्तुल का शिकार बना दिया है। यहाँ पे उन्होंने आप देखिए कहा है, तहरीक हमास के रहनुमा मोहम्मद नज़ाल ने अल जज़ीरा मुबाशिर को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि गासिब सह्यूनी हुकूमत जो कुछ 2 साल की नस्ल की जंग में हासिल नहीं कर सकी, अब वो दूसरों के जरिए हासिल करना चाहती है। हमास के इस सीनियर रहनुमा ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जिन ममालिक ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोरम में शामिल होने के लिए अपनी आमादगी का ऐलान किया है, उन्होंने इस फोरम के गासिब सह्यूनी हुकूमत की
पुलिस फोर्स में तब्दील होने की खुली मुखालफत की है। तो ये अब चूँकि टाइम खत्म हो गया है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं जिस तरह कि घेराबंदी या अटैक या हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हमास हो या हिज़्बुल्लाह हो या अंसारुल्लाह अलाउती हो। अगर जंग होती है तो मैं समझता हूँ कि इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा। इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और जो खबरें हम सुनते रहे हैं कि लोग अंदर दाखिल हो जाएँगे इज़राइल के, तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्डन से हो या लेबनान से हो या इधर गाज़ा और फ़िलिस्तीन से हो मुझे ऐसा लगता है कि हालात बड़े कशीदा हो जाएँगे। बहरहाल ऐसी नौबत ना आए, मैं आखिर में यही चाहूँगा, टाइम हो गया है, फिरोज़ बख्श साहब दुआ के साथ-साथ अपने ख़यालात अ, पेश कर दें मुख्तसर अंदाज़ में ताकि कोई चीज़ वो ना हो और हमारी बात भी आ जाए और दुआ भी हो जाए। बाकी आपके नेटवर्क के लिए हमने दुआ की थी और जब से दुआ की है तब से आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है। तो बहरहाल आप रब ना बिगड़े। जी, जी। जी। नहीं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब, आप एक वली सिफ़त इंसान हैं, लिहाज़ा मैं कई बार कह चुका हूँ, आपकी दुआ जो है फ़र्श से अर्श पर जाती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, चंद बातें बस मैं कहना चाहूँगा, सारी बातें आ गई हैं बीच में। ये जो मकसद है लड़ाई का, यहाँ पे अमेरिका ने जो सब जमावड़ा बनाया हुआ है अपना, या घेराव किया हुआ है, ठीक है? इसका सिर्फ़ यही मकसद है कि ईरान को घेर-घार के वहाँ रेजिम चेंज करके और उनके तेल पे कब्ज़ा करे, उनकी मआदनियात पे कब्ज़ा कर ले, मईशत पे कब्ज़ा कर ले। और लेकिन ये हम बता दें कि अगर अमेरिका समझ रहा है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, उनको हटा के सुप्रीम कमांडर को हटा के, या वो तो कोई उनका रिप्लेसमेंट है नहीं। और ये जो रज़ा शाह पहलवी के जो बेटे हैं, ये इनकी मतलब ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे इतने सारे वॉर ग्रुप्स खड़े हो जाएँगे कि अमेरिका जो चाह रहा है, जो करने जा रहा है, वो उसका मकसद हल हल नहीं होगा। इसी वजह से अमेरिका इन तमाम बातों को समझता है। और और ईरान भी इस बात को समझता है कि ये जो ज़ायनिस्ट पॉलिसी है, देखिए ज़ायनिज़्म जो है ना, ज़ायनिज़्म इस वक़्त पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका का तो पता ही है हमें। अमेरिका के जो हवारी हैं, जो उनकी पूरे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सारे, और हत्ता कि मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में कहीं न कहीं इनके मामलात जो हैं रूस और चीन में भी हैं, ठीक है? इनके मामलात वहाँ भी हैं। लेकिन ये है कि अमेरिका अगर ये समझे कि ज़ायनिज़्म की मदद से वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लेगा, पूरी दुनिया जो है वो मादुरो का वेनेज़ुएला नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वेनेज़ुएला भी कोई इतना हल्का-फुल्का मुल्क नहीं है, बाकायदा एक कंट्री है, पूरा एक सिस्टम है। लेकिन ठीक है, इन्होंने बहुत ही धोखाधड़ी से उसके ऊपर काबू कर लिया, लेकिन अब दुनिया अलर्ट हो गई। अब ये चीज़ आगे कहीं किसी छोटे मुल्क में भी नहीं दोहरा सकते। ये मैं आपको इसकी गारंटी दे देता हूँ। और रही बात जंग की, तो जंग तो कभी की हो चुकी होती, तामझाम सारा उनका मौजूद है। लेकिन बस यही एक जो है मसला है ट्रम्प के लिए कि जंग हुई तो अमेरिका का इक़बाल भी ख़त्म होगा, ट्रम्प का इक़बाल भी ख़त्म होगा, ट्रम्प हारेंगे इलेक्शन। पहले ही उनके खिलाफ यानी दिखाते नहीं, मैंने कहा ना ज़ायनिस्ट मीडिया है, तो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ, अभी इलेक्शन नहीं जीत सकते। ही हैज़ टू गो आउट ऑफ पावर, ठीक है? आई मीन अमेरिका विल सी हिज बैक। तो सारी बातें आप सब जानते हैं, आप ज्ञानी-ध्यानी लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। तो बस मैं यही दुआ अब करूँगा कि जंग के जो बादल यहाँ गहरा रहे हैं, जंग जो है मुसल्लत कर दी है एक तरह से कि भई इसने अमेरिका ने तो ये जंग ना हो और अमेरिका ये समझ के इस जंग
से बाहर हो जाए, जंग ना करे कि जितना फायदा वो समझ रहा है उसको होगा, उसको उसका कई गुना नुकसान हो सकता है। अगर वो समझता है कि ईरान को तबाह कर देगा, खुदा ना खास्ता, क्या मिलेगा? 10, 20, 25 सिटीज ईरान के अगर वो ज़ेर कर देता है, उनको तबाह कर देता है, लोगों को मार देता है, पहले ही लाखों लोग उसने गाज़ा में मार दिए, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ईरान ईरान को अगर उन्होंने ये समझा कि हम 10-20 इनके शहरों पे वो कर देंगे अटैक, तो पहला अटैक होते ही ईरान, ये मैं कोई हाँक नहीं रहा हूँ, पहला अटैक होते ही 2000 इन्होंने अपने मिसाइल्स रख रखे हैं, हाइपरसोनिक, और इन्होंने इसका भी इंतजाम कर लिया है कि कौन सी बेस से अमेरिका हमारे किस शहर पे, कहाँ इस्फहान पे हमला करेगा, कहाँ वो जो है तेहरान पे हमला करेगा, कहाँ वो किसी और शहर पे हमला करेगा, पूरा उसका भी उन्होंने मतलब सैटेलाइट के जरिए वो पूरा नक्शा बना लिया है। तो अब ये है कि ईरान बिल्कुल तैयार है। अगर तैयार नहीं है जंग के लिए, तो वो अमेरिका है। ईरान तो 101% तैयार है, ठीक है? और जब अमेरिका तैयार नहीं है, तो इसराइल भी नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं दुआ पे आना चाहता हूँ, बस यही मैं दुआ करना चाहता हूँ कि जो नुकसान गाज़ा में हुआ है, जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं गाज़ा में, और कुछ लोग जो ईरान में भी शहीद हुए हैं, जो धोखे से हमला किया था B-2 बॉम्बर से, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। और जिन लोगों को मतलब जो परेशान हाल हैं, चाहे वो सेहत को लेके हो या फिर इंजरीज को लेके हो, जो इन लोगों ने करी हैं, इसराइलियों ने और अमेरिकन्स ने, पूरे गाज़ा में, पूरे फ़लस्तीन में, अल्लाह उनको सेहतमंद करे। और ये भी हम दुआ करते हैं कि हमारी हम नाक़िस सी दुआएँ जो हैं, हम तो बहुत गुनाहगार लोग हैं, हम काले दिल वाले लोग हैं, और हम मतलब ये है कि बहुत मामूली हैं या अल्लाह तेरे सामने। हम ये भी दुआ करते हैं कि जो हमसे रमज़ान का महीना है, जो गुनाह हमसे उजाले में हुए या अंधेरे में हुए, तू बड़ा गनी व अज़ीम व अलीम है, तू सब माफ़ करने वाला है, तू सबको माफ़ कर, पूरी उम्मत को माफ़ कर। तो यही है, मतलब जितनी भी नेकियां हैं, वो हम बटोर सकते हैं, जितनी हो सकते हैं, उसको कोशिश करके हम बटोर लें। बस यही मेरी दुआ है, और यही मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल, जंग और ना यही हो। यही 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 दुआ होनी चाहिए। माह रमज़ान हो, तो माह रमज़ान में चूँकि कबूलियत का मामला ज़्यादा होता है। ये कहा जाता है कि दरअसल ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह मेज़बान होता है और बंदा मेहमान होता है। ये इसकी हुँ, फ़ज़ीलत है, तो ये बहुत बड़ी फ़ज़ीलत है अपने आप में। और वाक़ई कई बार ऐसा महसूस होता है, रोज़ेदार का जितना एहतराम होता है, जिस तरह से आप मस्जिदों में जाके देखें या आम ज़िंदगी में भी रोज़ेदार का देखें। मैं उनकी बात नहीं करता हूँ कि जहाँ पे किसी का भी एहतराम नहीं, लेकिन जो वाक़ई हुँ। है तो आप देखिए बड़ा एहतराम होता है उसपे। मैं आपकी इस बात पे एक छोटी-सी बात याद आ गई, मैं माफ़ कीजिए क्षमा-ख़राशी के लिए। एक बच्चा था, वो अमेरिकन इंग्लिश का स्टूडेंट था तो इंडियन, कुवैत में रहता था, उसके वालिदैन यहाँ दिल्ली आए हुए थे, तो मुझसे थोड़ा-सा कुछ गाइडेंस लेता था। कोई बात नहीं, तो वो जो था, कहीं इधर गुड़गाँव में कोई फार्म था उनका, वहाँ वो रहता था, तो मैं उसको वहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश पढ़ाता था। तो उसकी वालिदा ने एक बात मुझसे कही जो मुझे आज तक याद है। वो कुवैत में रहते थे ये लोग, ये ब्रिटानिया जो बिस्किट वगैरह कंपनी है, ब्रेड, उसके मालिकों में से हैं। तो उसकी वालिदा ने एक बात कही कि ये जो आप लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं, ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। उसने उसकी तारीफ़ करी कि उससे, कहती है कि मेरे दिल पे बड़ा असर है नमाज़ का। तो मैंने आपकी बात पे याद आ गई। और इसको रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी चूँकि जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग बड़ा एहतराम करते हैं, तो बहरहाल ये भी अल्लाह का जो एहसान है हम पे कि हमें ये शरफ़ बख्शा है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब, आपका
जनाब अब्दुल वाहिद साहब आपका, जनाब फिरोज बख्त अहमद साहब आपका, और बेहतरीन आज तज़किया आप हजरात ने किया है और वाकई नई मालूमात लोगों तक पहुंची हैं। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और फिर इंशाअल्लाह कल हम हाजिर होंगे, इसी तरह का तज़किया और तबसरा आप खिदमत पेश करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। आप लोग लाइक करके जाइएगा, कम से कम लाइक नहीं है, बहुत कम है, 400 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे लेकिन लाइक बहुत कम थे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लाइक करके जाइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, शब ख़ैर। जय हिंद, जय भारत।